सब तक हमारे सबको आ रही होगी मेरी आवाज। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सबको आवाज आ रही होगी बच्चों? चैट बॉक्स में थोड़ा सा लिख दीजिएगा, इनको भी आवाज आ रही होगी। सबको आवाज आ रही है बच्चों? चैट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा फटाफट, आवाज आ रही है तो सब लोग लिख दीजिए। सबको आवाज आ रही होगी बच्चों, लिख दीजिएगा। मैं परमिशन सबको दे देता हूं। चलो आज एनीवन, चलो बच्चों सबको मैंने परमिशन दे दिया, सब लोग लिख सकते हैं। यस सर, वेरी गुड बेटा। अभिनव राय, वेरी गुड। तो बच्चों लास्ट टाइम में हमें करना क्या है, बहुत ज्यादा कुछ समय नहीं लूंगा आपका, बस छोटा मोटा ट्रिक्स बताऊंगा, बहुत खतरनाक लेकिन आपका बहुत काम करेगा, है ना। चलिए सब लोग आ गए, वेरी गुड। तो कुछ ट्रिक्स मैं बताता हूं, है ना, उस पर ध्यान दीजिएगा। ट्रिक्स क्या कह रहा है आपके पास? चलिए सब लोग जुड़ गए। 2 मिनट लगभग और बचा हुआ है, खत्म होने वाला है 2 मिनट, उसके बाद अपने टाइम से हम लोग स्टार्ट हो जाएंगे। अनुराग, यस सर, वेरी गुड। चलिए बस 2 मिनट में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लगभग 8:58 के आसपास टाइम हमारे पास हो रहा है। 9 AM का हमने प्रॉमिस किया था, तो एग्जैक्ट 9 AM पे ही हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना। किसी को कोई परेशानी ना हो, कोई लेट हो जाए तो भी एटलीस्ट वो समझ सके, देख सके। चलिए हम आपको कुछ तरीका बताएंगे बच्चों, उस तरीका को जरूर 100% आप लोग फॉलो करिएगा, ठीक है। 100% आप लोग फॉलो करिएगा, आपका काम बहुत अच्छे से बन जाएगा। CBSE, हाँ, क्लास 12 मुझे चाहिए, क्लास 12 हाँ क्या भाई। कुछ चीजें बताऊंगा बच्चों, उसको आप तो बहुत ध्यान से सुनिएगा और सीखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 9 बज गया, हमारा समय हो गया। सबको गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जो भी कह लीजिए। बस हमारा काम अच्छा होना चाहिए, आपका बोर्ड अच्छा होना चाहिए, 100 में 100 आना चाहिए, हमारा मेन टारगेट है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में कुछ पहला छोटा सा ट्रिक, ठीक है। क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट कहां से करना होगा, ये सब सारा आप जो इंस्ट्रक्शन है, जनरल इंस्ट्रक्शन है, आप यही पढ़ लीजिए। जो CBSE के सैंपल पेपर में आया है, यही जनरल इंस्ट्रक्शन आपके पास बोर्ड के पेपर में भी आना है, कोई अदर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होगा, ठीक है। और आपको क्वेश्चन कभी भी अटेम्प्ट करना होगा, पहला काम आप लोग याद करिएगा। देखिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आप एकदम लास्ट से अटेम्प्ट करना स्टार्ट करिएगा, ठीक है, एकदम लास्ट से, क्योंकि ये जो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है, ये 8 नंबर आपको एग्जैक्ट देंगे, ठीक है। 8 मार्क्स आपको इस केस स्टडी क्वेश्चन में जरूर मिल जाएंगे। तो केस स्टडी से आप लोग पहले क्वेश्चन स्टार्ट करिएगा, ठीक है। अगर आता है अच्छे से तो, नहीं आता है तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन पे आप लोग जाइएगा। जो 5 नंबर का बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, इन पे जाइएगा। इनमें कौन कौन से क्वेश्चंस आने की संभावना है वो भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे, कि कौन कौन सा क्वेश्चन इस बार 100% आएगा, 100%, ठीक है। मैं उसको भी बताऊंगा 5 नंबर में कौन कौन सा क्वेश्चन आने की 100% संभावना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप कोशिश करिएगा बड़े नंबर से स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करिएगा, और उसके बाद आप लोग 5 मार्क्स के बाद आप लोग उल्टा चलिएगा, उल्टा 5 मार्क्स के बाद, या पहले आपको केस स्टडी आ रहा तो केस स्टडी सबसे पहले करिएगा, है ना, क्योंकि बहुत कम समय लेगा और लगभग 8 नंबर आपको देके चला जाएगा। 8 नंबर बहुत होता है, ठीक है। फिर 5 नंबर वाले क्वेश्चन पे ट्राई करिएगा, अगर वो अच्छे से आता है तो ठीक है, नहीं तो 3 नंबर वाले क्वेश्चन पे आ जाइएगा,
ठीक है, 3 नंबर वाले के बाद फिर 2 नंबर पे आइएगा और 2 नंबर वाले के बाद लास्ट में आप आइएगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सबसे लास्ट जो आपका एम होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव में आपको आंसर कैसे लिखना है बच्चों, जैसे मान लीजिए मैं कोई क्वेश्चन ले लेता हूं। ठीक है, मान लीजिए मैं यही क्वेश्चन ले लेता हूं, कोई क्वेश्चन यहां से कोई सा एक क्वेश्चन उठा लीजिए, मान लीजिए इसका आंसर ये सही है सपोज का। इसका आंसर कैसे लिखेंगे, जो आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे आंसर नंबर 10। ठीक है, बीचों बीच में कॉपी के, ये कॉपी हो गई, कॉपी के बीचों बीच में आंसर नंबर 10 और इसका कौन सा ऑप्शन है, सेकंड है, तो सेकंड और साथ में ये पूरी वैल्यू लिखिएगा 0.74। ये ध्यान रहे, सेकंड मतलब आंसर नंबर 10 का सेकंड और उसका आंसर क्या है 0.74। आंसर कैसे लिखना है, कॉपी कैसे लिखना है पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं, याद रखे रहिएगा। दोनों तरफ मार्जिन होना चाहिए आपके पास, लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। इस मार्जिन में आप क्या करेंगे बच्चों, लेफ्ट मार्जिन में आप छोड़ देंगे ब्लैंक स्पेस, राइट मार्जिन में आप लिखेंगे रफ। ठीक है, जो भी आपको रफ करना है वो राइट मार्जिन में करने के बाद लास्ट में काट दीजिएगा, ये नहीं कि पहले पेज पे रफ करने के चक्कर में नहीं पड़े रहिएगा। ठीक है, यहां पर रफ करिएगा क्योंकि कैलकुलेशन आपको आसानी से यहां पे आप लोग लिख सकते हैं, हम वेरीफाई भी कर सकते हैं जब आपको क्वेश्चन मिलाना होगा तो। ठीक है, लास्ट का आधा घंटा कोशिश हमको करना है कि किसी तरीके से आधा घंटा नहीं तो 15 मिनट तो बचे ही बचे कि हम लोग अच्छे से एक बार रिवाइज कर सकें। आंसर आपको यहां लिखना है ऐसे, आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 1। ठीक है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने जा रहा हूं, पहला ट्रिक आज के दिन का पहला ट्रिक जो आपको 110% फेल नहीं होने देगा, बहुत अच्छा नंबर देके जाएगा। ट्रिक नंबर 1 ये है कि जब भी आप न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम लगाते हैं, मान लीजिए आपको न्यूमेरिकल्स नहीं आता, सपोज करते हैं, ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो भी चीज दिया है वो आप ऐसे लिखिएगा, गिवन। गिवन मान लीजिए आपके पास गिवन में कोई वैल्यू गिवन है, रेडियस की वैल्यू गिवन है, जो भी वैल्यू गिवन है लिख दीजिएगा, वेलोसिटी की वैल्यू जो गिवन है लिख दीजिएगा, मास की वैल्यू जो गिवन है लिख दीजिएगा। आपको यहीं पर बच्चों आधा से 1 नंबर आपको मिल जाता है सिर्फ गिवन लिखने पर। मैं बोर्ड की बात बता रहा हूं, बोर्ड की मार्किंग स्कीम के आधार पर बता रहा हूं, आधा से 1 नंबर आपको गिवन लिखने पर मिल जाता है। फिर उसके बाद सेकंड, आपको अगर इससे रिलेटेड कोई फिगर याद आ रहा है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई फिगर बन सकता है तो नीचे उसके फिगर बना दीजिएगा। ठीक है, नीचे फिगर। ठीक, तो फिगर पे भी आपको आधा से 1 नंबर मिल गया, आधा से 1 नंबर डिपेंड करता है कितने नंबर का क्वेश्चन है, लगभग आधा से 1 नंबर का आपको मार्क्स फिगर पे मिल जाएगा। अब इसके बाद आप आइएगा सॉल्यूशन, मतलब आपका अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 1.5 नंबर तो आप ऐसे ही पा गए, न्यूमेरिकल्स में फ्री फोकट का नंबर आप पा गए, है ना। 1 नंबर ये लिखने पर या 1 नंबर फिगर पे मिल गया, आधा नंबर इस पे मिल गया, ऐसा भी हो सकता है, 1 और हाफ। ठीक है, तो मतलब 1.5 नंबर तो आपको फोकट का मिल गया और बचा हुआ कुछ जो नंबर्स होंगे वो आपको सॉल्व करने पे मिल जाएगा। अगर सॉल्व कर लिया तो ठीक है, नहीं तो आपको अगर नहीं आ रहा तो आप कम से कम इतना तो लिख सकते हैं और कुछ ना कुछ फॉर्मूला। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप आपको किस पे मिलेगा, जब सॉल्यूशन लिखेंगे कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ध्यान रखिएगा आपको फॉर्मूला लिखना जरूरी है, 100% फॉर्मूला आप लिखिएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कोई फॉर्मूला है, जैसे मान लेते हैं हम अभी ले लेते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, जो इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट है, 100% आएगा डिराइव करने के लिए भी और 100% आपको इस पे क्वेश्चन में मिलेगा। तो पहले फॉर्मूला लिख दीजिएगा, उसके बाद सॉल्व करेगा। लीजिए फॉर्मूला पे भी आधा से 1 नंबर मिल गया, मतलब सीबीएसई में नंबर पाना सबसे आसान है बच्चों, बहुत आसान है, एकदम आसानी से आपको नंबर मिल गया। तो ये न्यूमेरिकल का ट्रिक हुआ। न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो लिख दीजिए, गिवन लिख कर। ठीक है, गिवन में इसको लिख दिया, उसके बाद फिगर बनाया। ठीक, फिगर के बाद आप सॉल्यूशन उसका करना स्टार्ट करेंगे, क्या आपको सॉल्व करना है। ध्यान रहे आंसर नंबर 1 बीच में लिखना है, इस साइड नहीं लिखेंगे हम लोग। इस साइड लिखने से दो नुकसान आपको होता है। पहला नुकसान होता है कि एग्जामिनर इस आपका जो नंबर मिलता है मार्किंग में बेटा इधर, जैसे स्टेप बाय स्टेप नंबर इधर मिलता है और इनका टोटल करके इधर दिया जाता है, कभी कभी ये स्किप कर जाता है अगर ये क्वेश्चन नहीं दिखा तो इस वजह से आप आंसर नंबर 1 इधर रखेंगे और इसको एक ब्लॉक में घेर देंगे, ऐसे है ना, ऐसे ब्लॉक में घेर देंगे कि एग्जामिनर को अच्छे से दिखाई दे, बड़ा बड़ा लिखिएगा, छोटा छोटा नहीं। आपके पास फुल पेज है, आराम से पूरे पेज का यूटिलाइज करिएगा, फिगर छोटा छोटा मत बनाइएगा, हो सके तो आप कोशिश करिएगा आधा पेज लिखिएगा फिगर बनाने के लिए।
प्रॉपर स्केल, पेंसिल, रबर, कटर सब कुछ लेकर के जाइएगा, किसी से कुछ मांगने की जरूरत ना पड़े। पेंसिल से फिगर जरूर बनाइएगा, पेन से फिगर मत बनाइएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, पेंसिल से फिगर बनाइएगा, पेन से फिगर मत बनाइएगा, ठीक है। तो पहला ट्रिक नंबर तो ये हुआ कि अगर न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है या आ रहा है तो भी आपको फुल में फुल मार्क्स कैसे मिलेगा। आप सब कुछ सॉल्व कर लिया और ऊपर गिवन वगैरह नहीं लिखा या फिगर वगैरह नहीं बनाया, बच्चों आपका मार्क्स पूरा नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है ना। तो जान के पहले गिवन लिख दीजिए, क्या क्या गिवन है, फिगर बनाइए, फॉर्मूला लिखिए, उसके बाद सॉल्व कर दीजिए, काम हो गया। मतलब 2 नंबर लगभग आप ऐसे ही पा जाते हैं, गिवन, फॉर्मूला, फिगर, 2 नंबर लगभग मिल गया। 1 नंबर आपका सॉल्यूशन पे डिपेंड करेगा क्या सॉल्यूशन आप कर रहे हैं, ठीक है। पहला ट्रिक तो ये हुआ। अब बात करते हैं आज के दिन का ट्रिक नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट, असर्शन रीजन क्वेश्चन में। असर्शन रीजन क्वेश्चन में अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि भैया ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी सही है, ए शायद ऑप्शन ये होता है assertion is true, region is true and assertion region is the correct explanation of assertion, ऐसा कुछ आपके पास होता है, ठीक है। बी वाला होता है assertion is true, region is true but not the correct explanation, सी होता है assertion true, region false, और डी होता है assertion false, region true। ऐसा अगर क्वेश्चन रहता है तो चेक करना है कि assertion region पहले सही है कि गलत। अगर सही है, ठीक है, दोनों ही, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही, तो इसका मतलब ए और बी में से कोई ऑप्शन होगा, ठीक है। और अगर सही नहीं है, मतलब अगर असर्शन सही है, रीजन गलत है, या रीजन सही है, असर्शन गलत है, तो सी और डी में से कोई ऑप्शन होगा, ठीक है। अब इनमें से कैसे चूज किया जाए कि किस पे ऑप्शन लगाया जाए, ये ट्रिक बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर ये इनमें तो क्लियर हो जाएगा, सी और डी में तो आपके पास एकदम क्लियर हो जाएगा असर्शन सही है कि रीजन सही है। अगर असर्शन सही होगा तो असर्शन वाला ऑप्शन लगाइएगा, रीजन सही होगा तो रीजन वाला ऑप्शन लगाइएगा। लेकिन इसमें आप ज्यादातर कोशिश करिएगा बच्चों, अगर असर्शन ट्रू और रीजन भी ट्रू है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, बड़ा कंफ्यूजन होता है अगर किसी क्वेश्चन में, तो आप कोशिश करिएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाने का, ठीक है। ऑप्शन ए, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन जो भी हो करेक्ट एक्सप्लेनेशन की तरफ आप जाइएगा। मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि ए आपको मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबली चांस होता है, बता रहा हूं। अगर आपको कंफ्यूजन लगे तो ए आपको डोमिनेट करना चाहिए, ठीक है। आपका डोमिनेशन किस पे होना चाहिए, ए पे होना चाहिए। चलिए ये हो गया। अब रहा आगे की सवाल, कुछ छोटे छोटे इस कल के लिए क्वेश्चंस। पहला गॉस लॉ का एप्लीकेशन देखिएगा और गॉस लॉ का स्टेटमेंट एंड एप्लीकेशन, गॉस लॉ का स्टेटमेंट एंड एप्लीकेशन दोनों देख लीजिएगा। 100% 3 एप्लीकेशन है, ठीक है। कौन कौन सा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है ना, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आपके पास, फिर एक स्फेरिकल शेल है, ठीक है, और तीसरा आपके पास इनफाइनाइट प्लेन शीट है, और एक चौथा भी है इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल शीट, ठीक है। ये 4 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन 110% 100% आएगा, 100% बोर्ड एग्जाम में। चैप्टर नंबर 1 से ये आपको अभी जरूर देख लेना है, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल देख लेना है और टॉर्क देख लेना है। ये कुछ टॉपिक हो गए चैप्टर नंबर 1, लास्ट मिनट रिवीजन, खतरनाक रिवीजन, ठीक है। क्या क्या देखना है, गॉस लॉ का एप्लीकेशन देखना है, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देख लेना है, एंड टॉर्क देख लेना है, ठीक। आगे आते हैं चैप्टर नंबर 2, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें इक्वी पोटेंशियल सरफेस देखना है, 100% दिखाई देगा ये आपको एग्जाम में, इक्वी पोटेंशियल सरफेस देखना है। फिर आपको एक छोटा सा डेरिवेशन है, ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इसका डेरिवेशन देख लीजिएगा, साथ में इस पे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन 100% क्वेश्चन। क्यों मैं बता रहा हूं 100%, मैंने कुछ एनालिसिस किया है, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं क्या 100% आने का चांस है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला वो जो कैपेसिटेंस होगा ना, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक, है ना, इसके अंदर फुल्ली अगर डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाता है तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, इस टाइप का कुछ क्वेश्चंस मैंने कराया है, इसको देख लीजिएगा। 100% आपको मिलेगा, मिलेगा तो मिलेगा कंफर्म, ठीक है।
और भी इसमें जो भी कुछ होगा देख लीजिएगा, लेकिन जो लास्ट टाइम रिवीजन आपको करना है उसकी बात कर रहा हूं। फिर इसके बाद आ जाता हूं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। चैप्टर नंबर 3 में आप देख लीजिएगा सबसे पहले करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन, और साथ में करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम वीडी एंड टाउ में रिलेशन। उसी तरीके से एक था रेजिस्टिविटी एंड वीडी में रिलेशन, है ना, रेजिस्टिविटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन, या रिलैक्सेशन टाइम में रिलेशन, रेजिस्टिविटी और रिलैक्सेशन, रेजिस्टिविटी और वीडी में रिलेशन देख लीजिएगा। ये आने का चांस इन तीनों में से भी है, 2 नंबर में आएगा कंफर्म। इसके बाद इस चैप्टर में एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो इस साल के सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी था, सेल इन सीरीज एंड सेल इन पैरेलल। इसको भी देखिएगा, सैंपल पेपर में आया है तो आने का चांस 100% है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेल इन सीरीज, सेल इन पैरेलल, और इसके बाद एक स्टेटमेंट देखिएगा किरचॉफ्स लॉ का, किरचॉफ्स लॉ का स्टेटमेंट, किरचॉफ्स लॉ का स्टेटमेंट एंड व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रूफ, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रूफ देख लीजिएगा बैठ करके, एकदम आंख खोल करके ये मिलेगा, क्योंकि इस बार आपके पास न ही पोटेंशियोमीटर है और न ही मीटर ब्रिज है, तो 200% 100% मत कहो, 200% चांस है कि व्हीटस्टोन ब्रिज आपको दिखाई दे एग्जाम में। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। चैप्टर नंबर 4 में आपको बायोट-सैवरेट लॉ का एप्लीकेशन में इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर और रिंग दोनों का डेरिवेशन देख लेना है। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर और रिंग का डेरिवेशन देख लेना है। टॉर्क का फॉर्मूला इसमें देखना है, बीना साइन थीटा ना, टॉर्क का फॉर्मूला या टॉर्क बेसिस क्वेश्चन। इसके बाद इसमें सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। याद है ये 100% लो, 100% की तरफ इसको मैंने दिया है। ठीक है, 100% फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, ये आने का चांस है, देख लीजिएगा 100%। और इसी के आधार पे आपको डिफाइन करना होगा 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर ना, इसका फॉर्मूला था F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, मैं आपको बता देता हूं, ट्वाइस ऑफ I1 I2 L बाई R, है ना। इसी फॉर्मूले के आधार पे आपको डिफाइन करना 1 एम्पियर, देख लीजिएगा। और इस चैप्टर का 200% गारंटी वाला एक क्वेश्चन आ गया, शायद आप लोग भी जानते हैं, MCG मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, इसका करंट सेंसिटिविटी, इसका वोल्टेज सेंसिटिविटी और कन्वर्जन, कन्वर्जन मतलब गैल्वेनोमीटर टू एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर, शायद मैंने बताया है आपको, है ना। ये देख लीजिएगा, ये पूरी की पूरी ये एक डिवाइस है, और डिवाइस से लगभग क्वेश्चन 15 नंबर के आसपास एग्जामिनेशन में आते हैं, 15 मार्क्स के आसपास क्वेश्चन डिवाइस बेस्ड मिलते हैं। तो एक डिवाइस है, चांस 200%। ठीक है, आते हैं चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म, सबसे हलवा चैप्टर, और 100% आपके पास तो कंफर्म हो गया है कि इसमें से आएगा डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक का डिफरेंस। ठीक है, और ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस होगा, चाई और टी दिया होगा, और इसके आधार पे आपके पास क्या आएगा, चाई या एम दिया होगा, जो भी दिया हो उनके आधार पर क्या आएगा, आप पहचानिए कि डाया है कि पैरा है कि फेरो है, और इनके आधार पे आप इनकी 2-2, 3-3, 4-4 प्रॉपर्टीज आप लिखिए। 3 नंबर क्वेश्चन में आएगा तो 3-3 प्रॉपर्टीज बोलेगा लिखने के लिए, 2 नंबर क्वेश्चन में होगा तो 2 प्रॉपर्टी बोलेगा, लेकिन आएगा 500% श्योर, 200% एट 2000% कर देते हैं उसको, ये जरूर आएगा कंफर्म, डाया पैरा फेरो। ठीक है,
तो एकदम बेहतरीन तरीके से इसको देख लीजिएगा, डाया पैरा फेरो के बीच का डिफरेंस इस चैप्टर से, चैप्टर नंबर 5। बाकी छोटे मोटे जो टॉपिक्स होंगे वो देख लीजिएगा, ऐसा नहीं कि वो सब भी नहीं आएगा, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। और इसी में एक और टॉपिक था आपके पास, वो था बार मैग्नेट एज अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, बार मैग्नेट एज अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, ठीक है, ये देख लीजिएगा। आते हैं चैप्टर नंबर 5 के बाद चैप्टर नंबर 6 की तरफ, जिस चैप्टर का नाम है आपके पास EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें बच्चों एक क्वेश्चन तो कंफर्म है आपके पास लेंज लॉ पे आएगा, इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन निकालने के लिए, लेंज लॉ बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। इसमें इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन निकालने के लिए एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इंड्यूस्ड करंट निकालने के लिए क्वेश्चन आएगा। बहुत सारे मैंने मल्टीपल क्वेश्चन कराया, इसको देख लीजिएगा, बहुत सिंपल है, स्टेटमेंट भी आता है, लेंज लॉ का स्टेटमेंट भी आता है, स्टेट लेंज लॉ एंड फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ फॉलोइंग सर्किट। कोई भी दे देगा सर्किट, उसमें कहेगा लेंज इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन आप निकालिए, ठीक है। एडी करंट है नहीं, ज्यादा फोकस करना नहीं है। फिर इसमें थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा सेल्फ इंडक्शन क्या होता है एंड म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये भी बहुत 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 चांस है, मतलब इस बहुत ज्यादा मैं नहीं बोल रहा हूं आपसे, देखो चैप्टर बहुत छोटे छोटी बात कर रहा हूं, लास्ट टाइम का रिवीजन आपने लगभग पूरा पढ़ लिया होगा, लेकिन इस टाइम एक बार और इसको रिवीजन कर लीजिएगा, जितना मैं बता रहा हूं, दिन भर पूरे दिन बैठ करके, पूरे दिन जितना मैंने बताया इसको एक बार देख लीजिएगा, मजा आ जाएगा। आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में बैठेगा। एग्जाम में बैठने से पहले किसी दोस्तों से मत पूछिएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या याद करना है, जो आपने पढ़ा है वो इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट। किसी और से पूछेंगे आप डरेंगे, डरना नहीं है यार, फिजिक्स से डर निकालना है, डरना नहीं है, डर गए समझो खत्म हो गए, है कि नहीं, डरना नहीं है, फिजिक्स कोई बहुत बड़ा तीर 30 माखा नहीं है, एकदम नहीं डरना। आप कॉन्फिडेंस से जाइएगा, मेरा सब तैयार है, चंदन सर ने बताया है, सब तैयार है, सब का सब, ठीक है। तो ये हो गया चैप्टर नंबर 6-7, है ना। चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं, वो है एसी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें तो आप लोग को भी पता है क्या क्या आएगा, ये तो हमने सबको लगभग तैयार कर दिया। इसमें सबसे पहले आएगा जेड, इंपीडेंस फॉर्मूला का डेरिवेशन, है ना। जेड इज इक्वल टू, शायद आपके पास था अंडर रूट में R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इसका फेजर डायग्राम भी याद कर लीजिएगा, फेजर डायग्राम के साथ, फेजर डायग्राम के साथ Z निकालने के लिए आपके पास आएगा 200%, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, पहला टॉपिक। इसमें दूसरा टॉपिक आएगा एवरेज पावर निकालने के लिए। एवरेज पावर किसी का भी आ सकता है, रेजिस्टिव का आ सकता है ना, एवरेज पावर इंडक्टिव का आ सकता है, एवरेज पावर आपके पास कैपेसिटिव का आ सकता है। तो आपको पता है कि एवरेज पावर कैपेसिटिव और इंडक्टिव का जीरो आता है, कैसे आता है, डेराइव करके दिखा दीजिएगा। और एवरेज पावर रेजिस्टिव का आता है VRMS इंटू IRMS आता है। ये आपके पास आने का चांस तो ये भी 100% रख लीजिए, ठीक है, ये भी 100% रख लीजिए, चांस है, देख लीजिएगा दोनों, ठीक है। और एक छोटा मोटा क्वेश्चन आ जाएगा आपको इसमें, ठीक है, XL XC बेस्ड पे क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, एक क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस होता है जब XL XC के बराबर हो जाता है और उस समय ओमेगा की वैल्यू होती है 1/√LC। इस पे क्वेश्चन आएगा, रेजोनेंस कंडीशन क्या होता है, तो आप बताओगे XL XC के बराबर हो जाता है, उसमें जो Z हो जाता है वो R के बराबर हो जाता है, इसमें जो करंट होते हैं वो किसा मैक्सिमम जाने लगता है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो करंट ज्यादा जाने लगता है। ये सब आप लिखेंगे, ये आएगा भी, ये भी चांस आने। और शायद आपको पता है इस चैप्टर में हम लोगों ने दो डिवाइसेस पढ़े थे। इससे पहले वाले भी चैप्टर में एक डिवाइस पढ़ा था बच्चों, वो EMI के चैप्टर में, उसमें भी हमें बोल देना चाहिए था। यहीं पर एक सेकंड पॉइंट, AC जनरेटर। देखो, अगर आपको पास होना है तो डिवाइस याद कर लो, बहुत अच्छे से बात, जिनको लगता है कि हम नहीं पाएंगे तो सब जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। CBSE सब जितना मैंने ट्रिक बताया उतना फॉलो करोगे, सबके सब बेहतरीन नंबर से 50+। AC जनरेटर पढ़ लीजिएगा बच्चों, इसका वर्किंग, कंस्ट्रक्शन और फिगर प्लस छोटे मोटे क्वेश्चंस आते हैं। फॉर्मूला, वो एक फॉर्मूला था, E = E0 sin ω t,
ठीक है, ई नॉट की जगह क्या होता है, एनबीए ओमेगा। ये फॉर्मूला बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, लास्ट टाइम में मैंने एक बता दिला दिया, याद रखिएगा, एनबीए ओमेगा। ठीक है, इसमें करंट निकालने के लिए फॉर्मूला था आई इज इक्वल टू होता है या आई नॉट इक्वल टू होता है ई नॉट बाई आर होता है। तो ई नॉट की वैल्यू हो गया एनबीए ओमेगा अपॉन में आर। इस पे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बहुत ज्यादा आएगा तो इसी पे क्वेश्चन आएगा, एसी जनरेटर से, और कुछ नहीं आएगा। दैट्स इट। तो हो गया यहां पर आपको इसमें देखना है Z इंपीडेंस निकालने का फॉर्मूला, सीरीज एलसीआर सर्किट का सबसे इंपॉर्टेंट, एवरेज पावर निकालना है सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट रेजोनेंस कंडीशन देखना है, और फोर्थ पॉइंट आपके पास इसमें से पढ़ना है वो जो हम लोगों ने करंट वगैरह निकाला था ना कि किसमें करंट लीड करता है, किसमें करंट लैग करता है, किसमें सेम फेज में होता है ना। तो हमने बताया था रेजिस्टेंस, रेजिस्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट, करंट का एक्सप्रेशन देख लीजिएगा, आने का चांस होता है, ऐसा नहीं कि 100% आएगा। लेकिन चौथा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, साथ में स्टेप अप और स्टेप डाउन, ट्रांसफॉर्मर के बीच का डिफरेंस, ठीक है, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का डिफरेंस, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनर्जी लॉस इन ट्रांसफॉर्मर, एनर्जी लॉस इन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, इसका एनर्जी लॉस को कैसे आप दूर करेंगे, जो जो एनर्जी लॉस होता था, शायद आपको याद होगा, एडी करंट लॉस, फिर था आपके पास कॉपर लॉस, फिर बहुत सारे लॉस था, स्ट्रेसेस लॉस, हमिंग, इस तरीके के बहुत सारे लॉस मैंने आपको पढ़ाया था, शायद आप उसको एक बार देख लीजिए कौन कौन से लॉस आपको दूर करने हैं। ठीक, आते हैं चैप्टर नंबर 8 की तरफ, ईएमआई, सॉरी चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव, ईएम वेव। इसमें पहला आपको देखना है डिस्प्लेसमेंट करंट, एकदम याद कर लेना है, और इसका छोटा सा डेरिवेशन होगा, फॉर्मूला वो देख लीजिएगा आईडी के लिए। और दूसरा पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम में आपको क्या क्या याद करने हैं, चंदन सर ने बताया था, शायद आपको ट्रिक भी याद होगा, लास्ट टाइम ट्रिक बता देता हूं फिर से, गा जरा उल्टा विल्टा इन मिर्ची रेडियो। ठीक है, याद हो गया, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, यूवी, एक्सरेज और गामा रेज। इसका मैंने वेवलेंथ रेंज याद कराने का शॉर्ट्स में ट्रिक डाला हुआ है, उसको देख लीजिएगा, वेवलेंथ रेंज याद कर लीजिएगा, इसका फ्रीक्वेंसी रेंज निकालने का तरीका बता दिया, उसको देख लीजिएगा, इसका सोर्स देख लीजिएगा, और इसका यूजेस देख लीजिएगा। ये इस चैप्टर से आएगा ही आएगा, 5000% इसको मान लो, एकदम आएगा, एक तो कंफर्म। ठीक है, चलते हैं चैप्टर नंबर 9 की तरफ। चैप्टर नंबर 9 जो आपके पास रे ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स में आपको देखना है, सबसे पहला देखना है मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला, दोनों डेरिवेशन। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपको देखना है इस चैप्टर से वो है प्रिज्म, प्रिज्म का डेरिवेशन। थर्ड पॉइंट देखना है लेंस मेकर फॉर्मूला, ये सब आपको याद होना चाहिए किसी भी हालात में। चौथा देखना है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। पांचवा देखना है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में माइक्रोस्कोप में कंपाउंड देखिएगा, सिंपल मत देखिएगा, ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। फिगर याद कर लीजिए, 5 नंबर का क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए, 5 या 3 नंबर में आएगा, 50,000% लो, है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और इसका मैग्निफिकेशन निकालना है, मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर निकालना है 50,000% मान लो कि ये कंफर्म आएगा। टेलीस्कोप 100, 2000, 5000 जितना परसेंट माना सब मानते रहो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप याद कर लेना है अच्छे से। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 10 की तरफ, जो हमारे पास है
कौन सा? हम लोग जानते हैं वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में आपको क्या देखना है? सबसे पहला देखना है हाइजेंस प्रिंसिपल का स्टेटमेंट। हाइजेंस प्रिंसिपल का स्टेटमेंट एंड इन्हीं के आधार पे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का प्रूफ 2000% इंपॉर्टेंट। ये आएगा, इन दोनों में से कोई एक आता है हर साल बच्चों बोर्ड एग्जाम में, हर साल, एवरी ईयर। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल के नाम से भी आता है या ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी के नाम से भी आता है, दोनों सेम चीज है। ठीक है, ये आएगा कंफर्म। दूसरा है YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। पढ़ जाइएगा पूरा का पूरा जितना मैंने पढ़ाया है। इसमें आएगा आपके पास फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए फॉर्मूले पे क्वेश्चन। फ्रिंज विड्थ कंफर्म कंफर्म कंफर्म, ठीक है, फ्रिंज विड्थ आएगा। साथ में छोटे छोटे क्वेश्चंस आएगा कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स की जगह व्हाइट लाइट यूज कर लिया या एक स्लिट बंद कर दिया तो क्या होगा, या दोनों स्लिट की डिस्टेंस को बढ़ा दे तो फ्रिंज विड्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके पास आना लगभग तय है। YDSE पे क्वेश्चन हर साल आता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये है हाइजेंस प्रिंसिपल और YDSE याद रखना आपको है। और एक फॉर्मूला आप इसमें मेरे तरफ से पढ़ लीजिएगा बच्चों, है ना, मैं कहता हूं उसको पढ़ लीजिएगा, आए चाहे ना आए लेकिन आपको पढ़ लेना है। वो है कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस मैंने आप सब लोग के लिए बना दिया है, इसका पर्टिकुलर प्लेलिस्ट भी बना दिया हर चैप्टर वाइज जो भी टॉपिक है। इसका मैं लिंक आपको अभी शेयर कर दूंगा, इसी में डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं क्या क्या मैंने लिखा था, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। सारा मैंने प्लेलिस्ट डाल दिया, आप लोग उसको देख लीजिएगा अगर ना आपको लिखे हो, नहीं मिल रहा है कहीं कंटेंट तो। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं चैप्टर नंबर 11 की तरफ। चैप्टर नंबर 11 में जाहिर सी बात है वो जो एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका एक एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन था, 4 ऑब्जर्वेशन थे, 1 2 3 4, चारों ऑब्जर्वेशन आपको पढ़ लेने हैं। एक ऑब्जर्वेशन 200% आएगा। ठीक है, चारों में से कोई एक आता है या हो सकता है 2 पूछ दे, ठीक है, आएगा जरूर। लेकिन दूसरा आएगा आपके पास 100% आएगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे क्वेश्चन। डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे क्वेश्चन, लैम्डा निकालने के लिए क्वेश्चन आता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे क्वेश्चन आता है। मैंने भी एनालिसिस किया है इस पे, एवरी ईयर हर साल क्वेश्चन मिला हुआ है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, हर साल आया हुआ है, तो एक डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और इसमें ज्यादा फोकस नहीं करना है, दैट्स इट, सफाइया करें। अच्छा हाँ, एक और चीज सॉरी बच्चों, सॉरी एक है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इसको देख लीजिएगा। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या कहता था यार, जो लाइट एनर्जी पड़ती थी किसी मेटल सरफेस पे, वो 2 तरीके से यूटिलाइज होती थी। कुछ एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का काम आती थी और रेस्ट ऑफ द एनर्जी यूटिलाइज होता था किसमें, उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में। तो पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, उसका इक्वेशन याद कर लीजिएगा, आता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये हो गए मेरे भाई साहब चैप्टर नंबर 11 की तरफ। 3 टॉपिक, ज्यादा नहीं मैं बोल रहा हूँ, लास्ट टाइम रिवीजन बहुत छोटा मैं बात कर रहा हूँ, इसको एकदम आंख बंद करके दोबारा रिवीजन करके जरूर जाएगा। पढ़ लिया फिर भी जाएगी, पढ़ लीजिएगा एक बार। चैप्टर नंबर 12 की तरफ चलते हैं हम लोग फटाफट। चैप्टर नंबर 12 क्या कह रहा है मेरे पास, चैप्टर नंबर 12 एटम। एटम तो बहुत सिंपल है, रदरफोर्ड मॉडल में आप लोग देखिएगा साइज ऑफ रेडियस ऑफ या डिस्टेंस ऑफ, पहले क्लोजेस्ट अप्रोच देख लीजिएगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच देख लीजिएगा। ठीक है, फॉर्मूला। इसके बाद आप देख लीजिएगा बोहर्स पोस्टुलेट। ठीक है, फिर उसके बाद देख लीजिएगा बोहर्स पोस्टुलेट के बाद 100% जो आने वाला क्वेश्चन है वो है रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम
ये आता ना आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, इस टाइप का आपके पास क्वेश्चन था ना। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम देख लीजिएगा, टोटल एनर्जी देख लीजिएगा, शायद आपके पास था माइनस का 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, वो देख लीजिएगा। टोटल एनर्जी निकालने के लिए एक्सप्रेशन आएगा। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वो है लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, वही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ना, उसका मैक्स वेवलेंथ लैम्डा मैक्स कैसे निकालेंगे एंड लैम्डा मिन कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम वेवलेंथ कैसे निकालेंगे और मिनिमम वेवलेंथ। देखो ये दो चीज तो 100% आता है, इन दोनों को तैयार आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। टोटल एनर्जी, रेडियस, मैक्सिमम वेवलेंथ और मिनिमम वेवलेंथ, किसका किसके लिए, मैक्सिमम वेवलेंथ वही लाइमन सीरीज के लिए, बाल्मर के लिए, पी पॉइंट के लिए, पार्शियल के लिए, सबके लिए निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया चैप्टर नंबर 12 से 4 टॉपिक। चैप्टर नंबर 13 की तरफ चलते हैं, न्यूक्लियाई के अंदर। न्यूक्लियाई तो बहुत इजी है, इसमें आपको पहला तो याद करना है EBN, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व, कंफर्म आएगा, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व। फिर दूसरा टॉपिक था न्यूक्लियर डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी। तीसरा टॉपिक इसमें से आप पढ़िएगा न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, फिजन एंड फ्यूजन, ये आता है, रिएक्शन भी आता है। और इसमें शायद मैंने आप लोगों को कराया है क्यू एनर्जी निकालना है, क्यू वैल्यू, क्यू एनर्जी निकालना है इसमें, ठीक है। फिजन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फ्यूजन में कितना इलेक्ट्रॉन, सब कुछ हमने निकलवाना सिखाया था। और साथ में ये भी बताया था कि जो फ्यूजन में होता है वो ज्यादा एनर्जी निकलता है एज कंपेयर टू फ्यूजन, फ्यूजन की अपेक्षा फ्यूजन में ज्यादा एनर्जी निकलता है, उसका प्रूफ देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूजन वाली जो मैंने बात की है, ठीक है, ये आता है एवरी ईयर। और ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कंफर्म। और एक इसमें एक छोटा सा बात और था, वो था मास डिफेक्ट, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। ये तो हमारे पास न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई के बाद हम लोग बात कर लेते हैं, वो है सबसे इजी, सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस। पहले इसमें दिखना है कि एन टाइप और पी टाइप में डिफरेंस, एन टाइप और पी टाइप में डिफरेंस, पहला डिफरेंस आता है। दूसरा आता है फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस में डिफरेंस, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आता है बच्चों ये कंफर्म। फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में डिफरेंस क्या है, फिगर के आधार पर बताइए। फॉरवर्ड बायस का ग्राफ बनाइए, ग्राफ नहीं लिखता है, वो लिखता है आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करिए, ग्राफ नहीं लिखेगा बच्चों के, ग्राफ प्लॉट है, कहेगा आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए फॉरवर्ड और रिवर्स बायस का क्या होगा। तो जानते हैं फॉरवर्ड बायस में जो वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ऐसे होता था। रिवर्स बायस का जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ये वी होता है, ये आई होता है। ध्यान रखिएगा, वी एक्स एक्सिस पे होगा और आई वाई एक्सिस पे होगा, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई वाई याद करो, अरे आई वाई याद हो गया, मतलब जो आई होगा वो वाई एक्सिस पे होगा, बाकी भी तो एक्स पे हो ही जाएगा, आई वाई। और इसका रिवर्स बायस का कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होता है, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स बोलता है, ये नहीं बोला ग्राफ प्लॉट करिए। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया हूं। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, लगता है उसमें आज नहीं बांधना नहीं है, सिंपल सा ग्राफ बनाना है, बता देना, दैट्स इट, ठीक है। तो एन टाइप हो गया, पी टाइप हो गया, फॉरवर्ड रिवर्स बायस हो गया। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट होगा पीएन जंक्शन फॉर्मेशन, पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। छोटे बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत इजी, आपको आसानी से नंबर देगा। फोर्थ पॉइंट आपके पास जो होगा पीएन जंक्शन के फॉर्मेशन के बाद जो फोर्थ पॉइंट होगा वो जो आपको नंबर देगा वो है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर का डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। ये 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा अगर आना हो, 3 नंबर या 2 नंबर में आएगा। कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर का डिफरेंस बताइए एनर्जी बैंड डायग्राम के आधार पर। कंफर्म आता है बच्चों, मैंने कराया है। कंडक्टर में ये जो दोनों बैंड थे, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप होते हैं, कोई एनर्जी गैप नहीं होता, फॉरबिडन गैप नहीं होता। इंसुलेटर में ये एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, सेमीकंडक्टर में ये एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है ना, मैंने बताया है।
और जो सबसे लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट टॉपिक है, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन है, मैं उस कंफ्यूजन को दूर कर दूं। बहुत सारे बच्चे कह रहे सर एलईडी सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है। एलईडी आएगा, एलईडी आएगा, शॉर्ट नोट्स। एलईडी फोटो डायोड, एलईडी फोटो डायोड क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि सीबीएसई का जो सैंपल पेपर आया था बच्चों, अभी आप लोग के पास भी होगा सैंपल पेपर, भी उसको भी दिखा देता हूं, वेट करिएगा। सीबीएसई के सैंपल पेपर में एलईडी बेस्ड क्वेश्चन थे, इसका मतलब एलईडी आएगा। क्यों हम बोल रहे हैं, सिलेबस में भी आपके पास लिखा हुआ है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो लिखा हुआ वर्ड ना, उसके अंदर ये आ जाता है एलईडी, फोटो डायोड और सोलर सेल। ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट आपको डिवाइसेस पढ़ लेने हैं। जीनर मत पढ़िएगा, जीनर डायोड नहीं पढ़िएगा, ये नहीं है, ये हट चुका है, ये पिछले साल ही हटा था, तो इस साल भी गायब है भाई साहब। ठीक है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ? एलईडी, फोटो डायोड, सोलर सेल, इतना जरूर 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 से देखिएगा। क्लियर है आप लोगों को? तो ये अभी तो हमारे पास टॉपिक इंपॉर्टेंट बता दिया। अब मैं थोड़ा सा सैंपल पेपर को एक बार आपको मैं दिखाना चाहता हूं, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आपको रिवीजन करने हैं बच्चों। एकदम लास्ट से चलते हैं, आपको दिखा देता हूं। इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको? सबसे पहले मैंने बोला था, देखिए सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर दिया था उसमें एलईडी दिया था। देखो आप लोग, देखो एलईडी दिया था, मतलब एलईडी पढ़ लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ना, नहीं दिया ऐसा, एलईडी पढ़ लेना है। फिर इसके बाद देखो बच्चों, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में माइक्रोस्कोप बेस्ड एक आपके पास क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये देख लीजिएगा आप, है ना। इसके बाद मैंने देखो आपको बताया था प्रिज्म, प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस प्लस प्रिज्म का डेरिवेशन मैंने कराया है, देख लीजिएगा। और एक और चीज बच्चों, उसमें टीआईआर जरूर देखिएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी है। ठीक है, देखो प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने कराया है, सारे क्वेश्चन मैंने कराया बच्चों, एक बार आप पलट के देखिएगा, ये क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, फिर मैंने बताया था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे क्वेश्चन, देखो सिंगल स्लिट पे यहां दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ सिंगल स्लिट पे देखो, लेकिन मैं बता रहा हूं बोर्ड एग्जाम में डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आएगा, एक्सपेरिमेंट आएगा, 2000% की गारंटी कहोगे मैं दे सकता हूं। ठीक है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। फिर देखो किरचॉफ्स लॉ का स्टेटमेंट पूछा गया है और व्हीटस्टोन ब्रिज का डेरिवेशन कहा जा रहा है। सैंपल पेपर कहा रहा, सैंपल पेपर के कुछ ऐसे क्लू दिए हुए हैं जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। फिर मैंने आपको बताया था, देखिए सीरीज एंड पैरेलल में दो सेल को लगाया गया, उनका नेट ईएमएफ कितना होगा, उसके लिए कुछ क्वेश्चन। ठीक है, देखते रहिए, एक बार सैंपल पेपर को भी आप रिवीजन करके जरूर जाइएगा। ठीक है, देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में रिलेशन पूछा गया, देखो मैं आपको बता रहा हूं सैंपल पेपर के आधार पर भी कुछ बात बता दिया, दिख रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में रिलेशन। फिर देखो स्फेरिकल शेल का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए क्वेश्चन है, दिख रहा है आप लोगों को, मैंने जो बताया। फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस भी मैंने बताया, देखो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स पे क्वेश्चन भी मैंने बताया, अगर उसके अंदर पूरे तरीके से डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया गया। ठीक है, देख लो मैंने जो जो बताया सब कुछ आया। फिर देखो हाइड्रोजन एटम का, ये देखो एनर्जी बेस्ड क्वेश्चंस है, मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ पूछा हुआ है। देखो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ द मटेरियल यूज्ड, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ आपसे पूछ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। फिर देखिए ये जो सैंपल पेपर आता है सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा आपको, एकदम सेम टू सेम, मतलब यही क्वेश्चन है, इसी तरीके से यही क्वेश्चन को रिपीट भी किया जा सकता है। ये देखिए एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सेम क्वेश्चन आया हुआ, देख लीजिए आप लोग, दिख रहा है। ज्यादा घबराने की बात है, मैंने जो बोला सब कुछ आया, देख लो। फिर ये देखो सेम क्वेश्चन है आपके पास, इसी का ऑप्शन है वही, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस। फिर देखो, और इसमें आपके पास क्या आया है, वोल्टेज और करंट लीड कर रहा है, मैंने वही बताया था ना, करंट का डेरिवेशन आप लोग देख लीजिएगा, एसी के अंदर बताया था, इसका फेजर याद कर लीजिएगा, ग्राफ याद कर लीजिएगा। देखो ये आपके पास आया हुआ है, जितना कुछ बताया। देखो ये दो अभी हमने आपको डिस्कस किया था, दो लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें I1 I2 करंट जा रहा था, बताया था ना, और बोला गया था F इज इक्वल टू शायद बताया था म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई
ट्वाइस ऑफ I1 I2 अपॉन में R इंटू एल, और बोलेगा 1 एम्पियर को डिफाइन करिए। देखो ये बोल रहा है, इसके लिए फोर्स का एक्सप्रेशन निकालिए और हेंस डिफाइन 1 एम्पियर, ये आएगा, देख लीजिएगा एकदम कंफर्म। ठीक है, फिर देखो इनफाइनाइट प्लेन शीट वाला दो बताया था, दो पैरेलल प्लेन शीट, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। ठीक है, देखते रहिए आप लोग एकदम, कुछ मैंने ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूं, आप लोग समझ गए हैं कितनी बात बढ़िया बात कर रहा हूं। फिर ये आपके पास है ये सिंगल स्टेट एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है, एक बार पलट लीजिएगा इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो सेमीकंडक्टर पे आपके पास क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग एक बार देख लीजिए। सेमीकंडक्टर में जितना बताया उतना पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा है। फिर देखो यहाँ आपके पास क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ, ये हमने कराया है कि अगर एक किसी लेंस को पानी के अंदर डाल दिया जाए या किसी लिक्विड में डाल दिया जाए, और अगर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस ग्लास की अपेक्षा ज्यादा है तो नेचर कैसा हो जाएगा, इस पे बेस्ड क्वेश्चन हमने कराया, देख लीजिएगा। अब देखो न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन रेडियस निकालने के लिए आ गया, बताया था ना। शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज निकालने के लिए देखो आ गया, शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज पूछ रहा है, आप बता सकते हो। मैंने ये भी बताया था डाया पैरा फेरो के बीच में डिफरेंस इस तरीके से फिगर बना के आ सकता है कि पहचानिए ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। ठीक है, मैंने कराया है, इसको एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक, फिर देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मैंने बताया था कि कंफर्म आएगा कि आपको लैम्डा 1 दे देगा, पूछेगा इसका लैम्डा 1 क्या होगा बताइए। एयरक्राफ्ट नेविगेशन में यूज हो रहा है, वाटर प्यूरिफायर में यूज हो रहा है, विजिबिलिटी के लिए यूज हो रहा है, सब मैंने बताया था। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये आपके पास मैंने बताया ना, इसमें असर्शन रीजन में कोशिश करना है कि करेक्टनेस चेक करना है, करेक्ट है कि नहीं। अगर एक भी फॉल्स हो गया तो सी और डी में आप लोग ध्यान दीजिएगा, और एक भी करेक्ट हो गया तो ए और बी में ध्यान दीजिएगा, और फिर भी कंफ्यूजन लिख रहा है तो आप ए में टिक लगा के चले आइएगा, आंख बंद करके। ठीक है, ये कुछ ट्रिक है, और ये ऑब्जेक्टिव लास्ट में अटेम्प्ट करिएगा, आराम से करिएगा, कूल माइंड से करिएगा, 10 मिनट 15 मिनट का समय बचाइएगा बच्चों, और उम्मीद करेंगे कि आप लोग अच्छे से पेपर देंगे, कोई गड़बड़ी नहीं होगा। और जो भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमें व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, आज के लिए आप फ्री है, आप कॉल कर सकते हैं, कोई परेशानी हमसे पूछ लीजिए। सर ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, मेरे पास ये वीडियो नहीं है, वो वीडियो नहीं है, सारा कुछ शेयर करने के लिए आपको अभी तैयार है। कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी आप लोग अभी भी पूछ लीजिएगा। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से पेपर देंगे। और ये भी एक ग्राफ अच्छा है, देखिए चैप्टर नंबर 3 का ग्राफ, ये चैप्टर नंबर 3 का बहुत इंपॉर्टेंट सा ग्राफ है, रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर पहचानने के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ग्राफ, इतना देख लीजिएगा बच्चों। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा पेपर करेंगे, सबको बेस्ट ऑफ लक, गुड लक। हाँ गुड मॉर्निंग बच्चों, सबको हाफी स्टोन ब्रिज, हाँ बेटा स्टोन ब्रिज पढ़ना है, सब लोग देखिएगा। पार्शली फील्ड नहीं बेटा, फुल्ली फील्ड देखना है। कौन थे? शिवांश यादव। पार्शली फील्ड नहीं, फुल्ली फील्ड डायलेक्ट्रिक। सर क्वेश्चन 14 एक्सप्लेन कर दीजिए। कौन से चैप्टर का बेटा क्वेश्चन 14? सैंपल पेपर का अभिजीत, क्वेश्चन नंबर 14 सैंपल पेपर का अभिजीत, क्वेश्चन नंबर 14 कौन सा? अभिजीत मैसेज कर लो बेटा, मैसेज करो, बताओ कौन से चैप्टर, एनसीईआरटी कहां का क्वेश्चन नंबर 14? ये इफ द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज V1 इज 40 वोल्ट। ठीक है, V1 की रीडिंग है 40 वोल्ट। चलिए देख लेते हैं, बता देते हैं इसको भी। इसका रीडिंग है 40 वोल्ट, यहां आ रहा है, एंड द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर V2 इज, इसका रीडिंग कितना आएगा? ठीक है, चलिए वोल्ट मीटर इज, अच्छा ये बता, क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा भाई साहब कर दिए हैं इसमें ना, अभी इनको यहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू भी नहीं दी और इंडक्टेंस की वैल्यू नहीं दिए, अधूरा है क्वेश्चन, इसको रहने दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों की वैल्यू नहीं होगी तब तक ये नहीं निकलेगा पी की वैल्यू। सी भी गायब किया पड़ा है भाई साहब, एलसीआर का तीनों, एलसी तीनों गिवन होगा तब निकलेगा बेटा। ठीक है विजय, और कोई किसी को कोई डाउट बच्चों, कोई कुछ भी पूछ रहा है तो बताओ, और भी कुछ? यही
क्वेश्चन प्री बोर्ड में भी आया था, प्री बोर्ड को छोड़ो, अब यहाँ बोर्ड पे ध्यान लगाओ, जो आया वो गया। और कोई क्वेश्चन पे ध्यान लगाओ, बताओ। और कोई डाउट, कोई कहीं पे कुछ पूछना हो, कोई भी बच्चे, किसी को भी कोई क्वेश्चन? चलो सबको बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से पेपर देना, कॉन्फिडेंस से जाना और आराम से क्वेश्चन करना, घबरा के नहीं। एक दूसरे से पूछने के चक्कर में बेटा ना गड़बड़ा जाता ना, कंसंट्रेशन नहीं बनेगा। तो एक दूसरे से पूछने पे थोड़ा फोकस कम करिएगा। पहला ट्राई ये करिएगा कि जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है उसको आप अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। पूछने पाछने के चक्कर मत पड़े रहिएगा। ये नहीं कि हम दोस्त बताएगा तभी हम लिखेंगे, जो आपको अच्छे से आ रहा है उसको अच्छे से लिखेगा, कोई टेंशन नहीं लीजिएगा, बेफिक्र होकर पेपर दे दीजिए। सबको उम्मीद करेंगे कि इस बार 100 में 100 लाओ और एक आईफोन ले जाओ, है ना। 100 में 100 लाओ और आईफोन ले जाओ, ठीक है। 100 में 100 आईफोन ले जाओ। सबको बेस्ट ऑफ लक बच्चों, ठीक है। अच्छे से पढ़िएगा, कोई डाउट हो तो आप हमें मैसेज कॉल कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरा नंबर अगर आप लोग के पास है तो नंबर भी लिख लीजिए 8299089146। जिनके पास नंबर नहीं है तो नंबर भी लिख लीजिए 8299089146, ठीक है। चलिए, तो जाते जाते हम लोग लाइक का बटन दबाते हुए चले जाना, थोड़ा अच्छा लगे कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो थम्स अप। बेस्ट ऑफ लक, गुड लक। उम्मीद करते हैं 100 में 100 सब लोग कोशिश करोगे 100 के लिए, पास होने के लिए नहीं, 100 के लिए। चलो बच्चों, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं हम लोग कल के बाद, फिर से देखते हैं कल। मिलने के बाद बच्चों कल पेपर होगा तो सब लोग मुझे पेपर शेयर करेंगे, ठीक है। व्हाट्सएप पे पेपर शेयर करेंगे जिनको भी मिलता है। स्टे होम बच्चों एंड स्टे सेफ, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और सबको फिर से दोबारा 3 12 14 10 12 100 12 2012 आपको बेस्ट ऑफ लक।